आज का जो टॉपिक है दैट इज पॉलिटिकल राइट्स टू द विमेन। लास्ट टॉपिक का कंटिन्यूएशन है। सो विमेन्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था लिबरल मूवमेंट में, लेकिन इनका जो यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। विमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था ओवर द इयर्स, जितना भी लिबरल मूवमेंट हुए थे। इवन उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन भी बनाई थी, न्यूज़पेपर्स को भी फॉर्म किया था, और वेरियस पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ पे भी हो रहे थे उसमें भी यहाँ पे पार्ट लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया तो जो असेंबली बनी थी यहाँ पे उसने मेल 21 ईयर्स को यहाँ पे अलाउ किया कि उनके पास वोटिंग राइट्स हैं, विमेन्स को यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे। इवन जब यहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन हुई थी सेंट पॉल चर्च में, तो वहां पे विमेन्स को ये तो अलाउ कर दिया गया था कि आप वहां पे आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह एक विजिटर गैलरी में यहाँ पे खड़े रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इमेज दे रखी है एनसीईआरटी में, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो पीछे वाले ये जो है पूरा का रो, ये विमेन्स है, और यहाँ पे ये एक्टिव मेंबर्स हैं। 831 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमने कल लास्ट लेसन में यहाँ पे पढ़ा था। अब चलिए जरा इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इस लिबरल मूवमेंट का। ऑल्दो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी उन्होंने इस लिबरल मूवमेंट को सप्रेस तो इजिली कर दिया था 1848 में, लेकिन वो दोबारा से ओल्ड ऑर्डर रिस्टोर नहीं कर पाए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि मोनार्क को अब ये पता चल गया था कि अगर वो पुराना वाला ऑर्डर को रीस्टोर कर देंगे तो ये जो रेवोल्यूशन की जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगी, एक के बाद रेवोल्यूशन होता रहेगा। ये चीज तभी एंड हो सकती है जब आप कुछ कंसेशंस प्रोवाइड करेंगे लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को। तो चलिए ये जो लिबरल मूवमेंट था इसका कंक्लूजन में पढ़ लेते हैं कि 1848 के बाद जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी वो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में उन्होंने चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज उनको क्लियरली पता चल गया था कि अगर वो रेवोल्यूशन की साइकिल को एंड करना चाहती हैं तो उनको कुछ कंसेशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब वो कौन से कंसेशंस थे? ये जो कंसेशंस थे ये वेस्टर्न यूरोप में ऑलरेडी यहाँ पे 1815 के टाइम पे आ चुके थे। अब ये कौन से चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं? वो चेंजेस जो ऑलरेडी वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले आ चुके थे, सच एज सर्वडम हो गया, बॉन्डेड लेबर हो गया, उसको यहाँ पे एंड करने की बात कर रहे थे। और ऐसा हुआ भी हैब्सबर्ग डोमिनियंस में और रशिया में। इवन जो हैब्सबर्ग रूलर्स थे उन्होंने जो हंगेरियन पीपल्स वहां पे रह रहे थे 1867 में, उनको और ऑटोनॉमी ग्रांट की, वो अपने डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंगली अपने कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक वर्ड आया है फेमिनिस्ट, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है कि जहाँ पे विमेन्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स कंपेयर टू दी मेन की डिमांड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है इमेज, ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं इमेज। अब चलते हैं यहाँ पे सोर्स पे। तो ये भी विमेन से रिलेटेड सोर्स है, हाउ आर लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर द विमेन टू बी डिफाइंड। तो मैंने इसको इजी एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप एक बार यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके इसको समझ सकते हैं। इसी में यहाँ पे जो लुइस ऑटो पीटर्स हैं वो भी यहाँ पे विमेन्स के राइट्स को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं, और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे ले रखी है। तो प्लीज आप यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट से ही रिलेटेड है यहाँ पे। ओके, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जर्मन यूनिफिकेशन एंड द इटली यूनिफिकेशन वन बाय वन। तो सबसे पहले जर्मन यूनिफिकेशन की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दे रखी है, क्या आर्मी एक आर्किटेक्ट हो सकती है नेशन की, कि आर्मी क्रिएट करे एक नेशन को? तो चलिए इसको समझते हैं जरा। 1848 के बाद क्या हुआ, लिबरल मूवमेंट के बाद क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म थी अब सिर्फ और सिर्फ वो डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से रिलेट नहीं की जा रही थी, अब वो किसी और चीज से रिलेट की जा रही थी। एक और चेंजेस हुए 1848 के बाद कि यहाँ पे जो अब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे वो मिडिल क्लास से नहीं बल्कि कंजर्वेटिव से आ रहे थे, यानी मोनार्की वाली साइड से आ रहे थे। और वो चाह रहे थे कैसे हमारी स्टेट्स की पावर को ज्यादा इंक्रीज किया जाए। जब स्टेट पावरफुल होगा तो आप यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे अपना डोमिनेशन बना पाओगे, यानी पॉलिटिकल डोमिनेशन आप बना पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की रिक्वायरमेंट है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो जर्मन यूनिफिकेशन और जो इटली यूनिफिकेशन हुआ ये उसी का एक प्रोसेस है। जरा समझते हैं सबसे पहले जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में। जर्मन यूनिफिकेशन, अब यहाँ पे जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो तो काफी ज्यादा थी, यहाँ पे वाइड स्प्रेड थी हर क्लास के लोगों के लिए, और इवन मिडिल क्लास जर्मन्स में भी। तो यहाँ पे 1848 में वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को यूनाइट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, यानी जो 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स थे उनको यूनाइट करने की कोशिश करते हैं, जैसा अभी हमने ऑलरेडी यहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला इनिशिएटिव पढ़ा था। लेकिन ये जो लिबरल इनिशिएटिव था नेशन बिल्डिंग का, यहाँ पे क्या हुआ, ये एंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको रिप्रेस कर दिया जाता है कंबाइंड आर्मी ऑफ मोनार्की, क्योंकि मोनार्की सपोर्ट नहीं करती है, और मोनार्की के साथ साथ मिलिट्री भी सपोर्ट नहीं करती है। और जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, यानी जो रिसोर्सफुल पर्सन थे, जिनको हम यहाँ पे जनकर्स भी बोलते हैं, और प्रशिया
यानी जो लार्ज लैंड ओनर्स थे कि हु आर द जंकर्स, दे आर द लार्ज लैंड ओनर्स, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये लिबरल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं और साथ ही साथ जो वर्कर्स और आर्टिशंस थे वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से लिबरल मूवमेंट यहाँ पे एंड हो जाता है। अब ये जो इनिशिएटिव है ये आ रहा है यहाँ पे कंजर्वेटिव्स की साइड से, यानी मोनार्की की साइड से, और वो चाहते हैं कि कैसे अपनी स्टेट की पावर को इंक्रीज किया जाए ताकि और यूरोप के एरियाज को हम डोमिनेट कर पाएंगे, यानी उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपैलिटी आती है जर्मन यूनिफिकेशन में, उसका नाम है ओटो वॉन बिस्मार्क। अब ये प्रशिया से बिलोंग करते थे और इन्होंने यूनिफिकेशन के मूवमेंट को लीड किया था। इनके बारे में देखें तो ये चीफ मिनिस्टर हैं और इनको ये बोला जाता है कि मेन जो आर्किटेक्ट है जर्मन यूनिफिकेशन का वो यहाँ पे ओटो वॉन बिस्मार्क है। इन्होंने रशियन आर्मी को यूज किया और ब्यूरोक्रेसी को यूज किया कि वो जर्मन यूनिफिकेशन को यहाँ पे लीड कर पाए। जब इन्होंने आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को यूज किया तो इनको जर्मनी को यूनाइट करने में 3 इंपॉर्टेंट फाइट्स करनी पड़ी, एक ऑस्ट्रिया के साथ, एक डेनमार्क के साथ और एक फ्रांस के साथ। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो 3 वॉर्स थी वो 7 ईयर्स में यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यू करी, यानी जीती सारी, और फाइनली यहाँ पे प्रशियन विक्ट्री होती है और ये जो यूनिफिकेशन का, जर्मन यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन ये होता किसके अंडर में? ओटो वॉन बिस्मार्क के अंडर में यहाँ पे होता है। तो जब जर्मन यूनिफिकेशन का ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो उस टाइम पे 1871 में जो प्रशियन किंग थे, क्योंकि वो प्रशियन चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क, और वहां पे जो किंग थे कैसियर विलियम फर्स्ट, उनको ये बोला जाता है कि ये जर्मन एम्परर बनेंगे। और यहाँ पे जो सेरेमनी होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, दैट इज वर्साइले। क्योंकि अभी हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइले भी होती है यहाँ पे, उसमें काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग चीज होती है जर्मनी के लिए, तो वो चीज भी आपने पढ़ी होगी यहाँ पे, तो वो इसी से रिलेट थी। ये सेम वही प्लेस था जहां पे जर्मन यूनिफिकेशन हुई थी, और ट्रीटी ऑफ वर्साइले जब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा था तो उसको एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी भी साइन करने के लिए इसी पैलेस में बुलाया गया था। बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेटिंग थी वो। चलिए, अब उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कोल्ड, जैसे आज के टाइम पे डेज चल रहे हैं, 18 जनवरी 1871 का टाइम था। सारे असेंबली को यहाँ पे बुलाया गया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसेस थे, जर्मन स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट जर्मन स्टेट्स से बिलोंग करते थे। जितने भी आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सारे थे, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे इंक्लूडिंग दी ओटो वॉन बिस्मार्क, सारे लोग यहाँ पे दैट इज प्रेजेंट होते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अब पैलेस ऑफ वर्साइले में ये सभी लोग गैदर होते हैं और ये बोलते हैं कि हम यहाँ पे न्यू जर्मन एम्पायर के जो हेड है, यानी जो पोजीशन है, वो कैसियर विलियम फर्स्ट को देते हैं, जो कि रशिया के यहाँ पे क्या है, दैट इज वो किंग है। अब नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस यहाँ पे जर्मनी में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें एक चीज क्लियरली यहाँ पे विटनेस होती है कि जो जर्मनी में डोमिनेट करेगा वो है प्रशियन स्टेट, ठीक है। अब ये जो न्यू स्टेट था, यानी ये जो यूनिफिकेशन और यूनिफाई वाला जो स्टेट था, अब ये कुछ स्ट्रॉन्ग चीजें करेगा जिसकी वजह से वो और पावरफुल बन पाए, यानी करेंसी को मॉडर्नाइज करेगा, बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज करेगा, साथ ही साथ लीगल और जुडिशियल सिस्टम को जर्मनी में मॉडर्नाइज करेगा, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर को और साथ ही साथ इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर पाए ताकि उसकी पावर और इंक्रीज हो। तो ये जो प्रशियन मेजर्स थे यहाँ पे जो प्रैक्टिस में इन्होंने लेके आए थे, ये एक मॉडल बन गए थे रेस्ट ऑफ द जर्मनी में। यही सारी चीजें और भी जो जर्मनी के पार्ट्स थे वहां पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी में इमेज दे रखा है, तो ये मिरर ऑफ और वर्साइले है, तो जहाँ पे ट्रीटी को साइन किया गया था, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपैलिटीज हैं। जर्मन एम्परर है यहाँ पे, जहाँ पे प्रोक्लेमेशन की जा रही है, कैसियर विलियम फर्स्ट को यहाँ पे किंग बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे ये मैप है पूरा का पूरा, यहाँ पे किस तरीके से ये मैंने दे रखा है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, कैसे कैसे टाइम पीरियड में ये सारी चीजें यहाँ पे एड ऑन हुई हैं। अब मैप इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में और सीबीएसई ने यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया है कि जो मैप है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ से आएगा, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर से ही आएगा, तो देयर इज नो नीड कि आप इसको पढ़े, लेकिन हाँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। अब ये कैरिकेचर जो है, कार्टून जो है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ओटो वॉन बिस्मार्क है वो जर्मन पार्लियामेंट में यहाँ पे खड़े हुए हैं और एक विप का यूज कर रहे हैं, यानी ठीक है, सारे मिनिस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज वो थे क्या, वो एक चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रखा था। तो ये चीज यहाँ पे एक्टिविटी में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि अगर ये कार्टून आ जाता है तो ये ओटो वॉन बिस्मार्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इटली यूनिफिकेशन। सो जर्मनी की तरह जैसे जर्मनी 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में डिवाइडेड था, वैसे ही इटली का भी यहाँ पे जो अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो इसका जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था वो काफी पुराना था। दैट मीन्स जो इटालियन पीपल्स थे वो एक जगह पे नहीं, वो स्कैटर्ड थे डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टिक स्टेट्स में, साथ ही साथ मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में। अब ये हैब्सबर्ग एम्पायर डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैप लगा रखा है, जब आएगा तो मैं आपको यहाँ पे शोकेस कर दूंगा।
अब यहाँ पे अगर हम देखें कि मिडिल ऑफ द 19 सेंचुरीज में इटली ना 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है, जिसमें से इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे तो वो पीडमॉन्ट, सार्डिनिया था। तो ये सार्डिनिया है और यहाँ पे ये पीडमॉन्ट है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। और इसको रूल कौन कर रहा था? यहाँ पे इटालियन प्रिंसले हाउसेस यहाँ पे इसको रूल कर रहे थे, ठीक है। अगर हम नॉर्थ में देखें तो यहाँ पे ऑस्ट्रियन आपको एम्पायर दिख रहा होगा, हैब्सबर्ग एम्पायर इसके कंट्रोल में था। सेंटर वाला अगर हम देखें, रोम वाला जो पोर्शन था, यहाँ पे डायरेक्टली पोप की अथॉरिटी चलती थी। और सदर्न रीजन्स में अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे डोमिनेशन था बर्बन किंग्स ऑफ द स्पेन का। इस वाले एरियाज में अगर हम यहाँ पे देखें तो किंगडम्स ऑफ द टू सिसिलीज में यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डायनेस्टिक स्टेट्स में जो इटली था वो यहाँ पे डिवाइडेड था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैब्सबर्ग एम्पायर तो डेडिकेटली आपके में मेंशन नहीं है, तो आप ये देख सकते हो। हम इटली में ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने कहा था कि जो इटालियंस थे वो अलग अलग पार्ट्स में, इवन हैब्सबर्ग एम्पायर में भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए जी चलते हैं। इवन जो इटालियन लैंग्वेज थी वो भी यहाँ पे कॉमन नहीं थी। इवन जो इटली में भी यहाँ पे वेरियस लोकल वेरिएशंस थे और उसको लोग यूज करते थे अपार्ट फ्रॉम द मेन इटालियन लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपैलिटीज आ जाती हैं वो आ जाती हैं, दैट इज गिउसेप्पी मैज़िनी। इनके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सीक्रेट सोसाइटीज इन्होंने फॉर्म करी थी। देख लेते हैं जरा। 1830s के टाइम पे यहाँ पे इन्होंने गिउसेप्पी मैज़िनी ने काफी ज्यादा एफर्ट्स किए थे कि वो यहाँ पे क्या कर पाए, एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक को स्टैब्लिश कर पाए, जिसके लिए उन्होंने वेरियस सीक्रेट सोसाइटीज को भी फॉर्म किया था जिसका नाम था यंग इटली। लेकिन इनके गोल्स जो थे वो फुलफिल नहीं हो। नॉट ओनली दिस, वेरियस रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग और भी हुई थी 1831 में, 1848 में, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। इसका मतलब ये था कि अब यूनाइट करने के लिए किसी और को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बर्डन उठाना पड़ेगा। और वो था सार्डिनिया पीडमॉन्ट, बिकॉज ये इटालियन प्रिंसले रूलर्स के अंडर में था। यहाँ पे जो किंग थे वो थे विक्टर इमानुअल सेकेंड, और इन्होंने कहा कि हम यूनिफाई करेंगे इटालियन स्टेट्स को, लेकिन अब किसके थ्रू करेंगे, ये वॉर के थ्रू करेंगे यहाँ पे। अब ये जो विक्टर इमैनुअल सेकेंड थे यहाँ पे, ये क्यों चाहते थे कि यूनिफाई करना, कि इटालियन यूनिफिकेशन से इनको क्या मिलता? बिकॉज रूलिंग इलाइट्स का ये मानना था कि अगर हम इटली को यूनाइट कर देंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा, बिकॉज अभी वो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड है, और हमारा पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा, यानी हमारी पावर और इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपैलिटीज आती है, दैट इज काउंट द कैवियोर। और ये इटली यूनिफिकेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, सेम रोल जो यहाँ पे ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मन यूनिफिकेशन के लिए किया था। अब ये भी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इनके बारे में जरा देख लेते हैं। ये रेवोल्यूशनरी भी नहीं है, ना ही ये डेमोक्रेट है। तो क्वेश्चन आता है ये है क्या? ये एक इलीट क्लास से बिलोंग करते हैं जो कि वेल्थी है, एजुकेटेड है, और ये फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, इवन इटालियन लैंग्वेज से भी ज्यादा अच्छे से। तो ये है क्या, क्वेश्चन आता है अभी भी, तो ये बहुत ही अच्छे डिप्लोमैट है। डिप्लोमेसी करके ये फ्रांस के साथ एक अलायंस स्टैब्लिश करते हैं, जिसमें यह था कि हम इटली को यूनिफाई करेंगे और आप हमें सपोर्ट करेंगे। अब सार्डिनिया पीडमॉन्ट यहाँ पे डिफीट करता है ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को इन द ईयर 1859 में, जो ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन एम्पायर मैंने अभी आपको दिखाया था। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स, अब यहाँ पे बचे एक आर्म्ड वॉलेंटियर्स, मीन्स वो खुद यहाँ पे नेशनल के लिए यानी नेशन के लिए सपोर्ट करते हैं। वो है गिउसेप्पी गैरिबल्डी और उनके सपोर्टर्स। अब गिउसेप्पी गैरिबल्डी के बारे में जरा देखते हैं बच्चे, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं गिउसेप्पी गैरिबल्डी के बारे में। टाइम पीरियड इनका 1807 से 82 है, ये इनकी इमेज है। इनको मोस्ट सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है, सेम यहाँ पे उनका स्टेटस है। अब इनकी फैमिली के बारे में देखें तो ये कोई इलीट क्लास से बिलोंग नहीं करते थे बच्चे, बहुत ही नॉर्मल यहाँ पे ये कोस्टल ट्रेड वाली फैमिली से बिलोंग करते थे। ये वो सेलर थे यहाँ पे मर्चेंट नेवी में। 1833 में इनका यहाँ पे मुलाकात होती है मैजिनी से, जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज को यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है, यंग इटली। इसको वो ज्वाइन करते हैं और वहां से इनको रेवोल्यूशनरी आइडियाज यानी वो यहाँ पे आते हैं। इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग में भी सपोर्ट किया था जो पीडमॉन्ट के अगेंस्ट में था 1834 में। अब इस अपराइजिंग की वजह से हुआ क्या कि उसको सप्रेस तो कर दिया गया, लेकिन इन भाई साहब को यहाँ पे साउथ अमेरिका भागना पड़ा, और जहाँ पे वो देश निकाला था, यानी एग्जाइल में रहते हैं 1848 में। 1854 में जब वो सुनते हैं कि विक्टर इमानुअल सेकेंड इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई करने का यहाँ पे स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो ये वॉलेंट्री यहाँ पे सपोर्ट करते हैं विक्टर इमानुअल सेकेंड। ये है गैरिबल्डी, और यहाँ पे ये मेंशन भी है कि गैरिबल्डी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं किंग विक्टर इमानुअल सेकेंड ऑफ सार्डिनिया पीडमॉन्ट की, कि उनको यहाँ पे इटली को यूनिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं। अब 1860 में ये एक एक्सपीडिशन को लीड करते हैं जो कि साउथ इटली की तरफ था। जैसे वो यहाँ पे पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे उनके कोर्स में फ्रेश वॉलेंटियर्स उनको जुड़ते जाते हैं, और इनका जो नंबर है वो 30,000 हो जाता है। और इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, रेड शर्ट नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है।
1867 में क्या होता है कि अब साउथ इटली तो कंट्रोल में आ चुका होता है। अब यहाँ पे मिडिल इटली यानी जो रोम वाला पोर्शन था, वहाँ पे वो लास्ट ऑब्स्टिकल बचता है इटली यूनिफिकेशन में। तो यहाँ पे जाते हैं वो। उस टाइम पे पेपल स्टेट्स वहाँ पे कंट्रोल कर रखा था और साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंच का एक गैरिसन था। गैरिसन मतलब जहाँ पे फ्रेंच आर्मी वहाँ पे रहेगी। अब रेड शर्ट यहाँ पे ये जो वॉलंटियर्स थे वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे और इतने ज़्यादा क्वांटिटी में थे कि वो कंबाइंड फ्रेंच और पेपल ट्रूप्स को यहाँ पे बहुत ही ईजिली हरा देते हैं। अब होता क्या है, इन 1870s में कि ड्यूरिंग जब वॉर चल रहा होता है प्रशिया से बच्चे यहाँ पे, तो फ्रांस क्या होता है अपने ट्रूप्स को यहाँ पे विड्रॉ कर लेता है रोम से और फाइनली जो पेपल स्टेट्स था वो इटली में ज्वाइन हो जाता है और इस तरीके से इटली यूनिफिकेशन यहाँ पे हो जाती है। तो ये तो गैरिबिल्डी का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। हम चलते हैं जहाँ पे हमने अपनी स्लाइड्स को यहाँ पे ब्रेक किया था। चलिए, हमने यहाँ पे गैरिबिल्डी के बारे में देख लिया। तो 1860s में हमने इनके बारे में भी एक्सपीडिशन पढ़ ली कि वो साउथ इटली में जाते हैं, फिर किंगडम्स ऑफ द टू सिसिलीज में यहाँ पे जाते हैं और इसको यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं और उनके वॉलंटियर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो जाते हैं। तो जैसे-जैसे बच्चे वो यहाँ पे जीतते जाते हैं, वैसे-वैसे लोकल पीजेंट्स का उनको सपोर्ट मिलता जाता है और वो जो एक टाइम पे जो इटली का वो पोर्शन जो स्पेनिश रूलर्स के अंडर में था, उसको यहाँ पे स्पेनिश रूलर्स को भगाने में वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। फाइनली 1861 में क्या होता है कि विक्टर इमैनुअल सेकंड को यहाँ पे किंग बना दिया जाता है यूनाइटेड इटली का। हाउएवर अगर हम बात करें जो इटालियन पॉपुलेशन थी, वहाँ पे इलिटरेसी का लेवल बहुत ही ज़्यादा था। तो जिसकी वजह से हुआ क्या, जो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी वो उन तक यहाँ पे पहुँच नहीं पाई या वो अवेयर नहीं थे उसके। और एक इंसिडेंट ये भी देखने को मिलता है कि जो पीजेंट्स थे वो ऑल तो गैरिबिल्डी को सपोर्ट तो कर रहे हैं सदर्न इटली को यूनाइट करने में, लेकिन उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है। ये इटालिया जो यूनाइटेड इटली है उसके लिए यहाँ पे कर रहे हैं। उनका ये मानना था कि जो ला टैलिया है वो विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, तो वो इतने ज़्यादा अनअवेयर थे इन सारी चीज़ों को यहाँ पे लेके। मीन्स उनको ये पता ही नहीं था कि यूनाइटेड इटली जैसी भी कोई यहाँ पे चीज़ है। तो हमने ये गुस्सेपी गैरिबिल्डी के बारे में देख लिया और जर्मन और इटालियन यूनिफिकेशन को दोनों को हमने यहाँ पे देख लिया। अब इटालियन यूनिफिकेशन में ये थ्री ट्रायो है यानी थ्री फाउंडिंग फादर्स हैं, माजनी, काउंट द कैवियोर एंड द गैरिबिल्डी। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको याद रख सकते हैं। अब ये कुछ मैप दे रखा है आपको, इटालियन स्टेट्स बिफोर द यूनिफिकेशन 1858 और आफ्टर द यूनिफिकेशन, तो किस तरीके से यहाँ पे ये यूनाइट हो गया। तो आप देख रहे होगे पहले ये वाला जो पोर्शन था अब ये पूरे में स्प्रेड हो गया। तो ये इटली यूनिफिकेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है, एक वही यहाँ पे जो कैरिकेचर आ जाता है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एक्टिविटी में है कि आर्टिस्ट क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो ये गैरिबिल्डी हैं जो कि यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं विक्टर इमैनुअल सेकंड की यहाँ पे।